नमस्कार, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसमें हम कर रहे हैं, आपको पता है हम जो है मिशन सी टैट पे हैं, यानी कि हम सी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप HPTGT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ेंगे एसएसटी और जीके, यानी कि ये क्वेश्चंस जो है एक तरह से जीके के क्वेश्चंस भी हैं और एक तरह से ये जीके के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, और ये एसएसटी के सभी क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर क्लास के लिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन आज की क्लास जो है वो कुछ खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि ये जो क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये जो क्लास है इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो ये HPTGT कमीशन और सीटैट दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कहां से कहां तक आए हैं, ये इनका क्या रोल है, इनका क्या उद्देश्य है, ये सब कुछ आप आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहेगा, चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे चैनल का नेम है ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? अब आपने ये बताना है कि संविधान जो है हमारे भारत का, संविधान से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस आपको पहले भी बता चुकी हूँ या पढ़ा चुकी हूँ। बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें संविधान से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये रहेंगे आज की क्लास के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो नीति निर्देशक जो तत्व है ये संविधान के कौन से भाग में है? ठीक है, तो संविधान के हर भाग में कुछ ना कुछ जो है वो रखा गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये है भाग नंबर 4। ठीक है, भाग 4 जो है ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये भाग 4 में है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाग 4 के कौन से आर्टिकल्स में ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस अनुच्छेद के से लेकर किस अनुच्छेद तक है। ठीक है, भाग 4 के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो ये है 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है, 51 तक जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ही चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आपने अनुच्छेद जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा जब संविधान बना था या हमारी जब संविधान सभा गठित हुई थी तो हमारा जो संविधान बना था तो हमने, जो भारत देश है इसने हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ अर्जित किया है, कुछ ना कुछ जो है वो जो संविधान सभा को अच्छा लगा था किसी देश के संविधान में वो उठाकर ले लिया है, मतलब कि सुजेशन लिए हैं हर संविधान से, हर देश के संविधान से। ठीक है, तो जहां से जो भी चीज, जिस देश के संविधान से जो चीज अच्छी लगती थी वो भारत जो था वो ले लेता था। ठीक है, अपने संविधान में ऐड कर लेता था। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत या विचार जो आया है ये कौन से देश से आया है? ठीक है, तो ये आया है, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो
पूछा जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से ये अटेन किए गए हैं, ठीक है, कौन से देश के संविधान से ये लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। उसी तरह से मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी लिए गए हैं, मतलब हर चीज जो है किसी न किसी देश के संविधान से ये विचार जो है वो उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये आयरलैंड जो है उसके संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों बनाए गए हैं, इनका मतलब मोटिव क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, तो एक राज्य जो है उसको कल्याणकारी बनाने के लिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको बनाया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसको भाग 4 में रखा गया है, ठीक है। तो ये मेन जो छोटे छोटे फैक्ट हैं ये आपने रिलेट करके याद रखने हैं, ठीक है। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो रखा गया है, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं। अब ये किस प्रकार के अधिकार हैं, ये जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो ये किस प्रकार के अधिकार हैं, तो ये गैर न्यायिक रूप से लागू है, ठीक है। अब इनको आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो इन अधिकारों को लेकर, ठीक है। तो ये जो अधिकार है ये गैर न्यायिक रूप से है, और जो मौलिक अधिकार है हमारे वो न्यायिक रूप से लागू है, ठीक है। उनको लेकर आप अगर आपके साथ वहां पे किसी भी अधिकार का आपके हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो, लेकिन इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इनको लेकर आप किसी भी प्रकार की कोई भी न्यायिक कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये गैर न्यायिक रूप से लागू है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये गैर न्यायिक है और जो मौलिक अधिकार है हमारे वो न्यायिक रूप से लागू है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद कौन से में वर्णित है, ये अनुच्छेद 45 में वर्णित है, ठीक है। जो राज्य द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है इसको रखा गया है अनुच्छेद 45 में, ठीक है। अनुच्छेद 45 में इसको रखा गया है। जो आर्टिकल नंबर 45 है ये रिलेटेड है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को, ठीक है। लेकिन अब इसको 21A में रखकर मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। 86वां हमारा 86 जो अमेंडमेंट हुई थी, जो हमारी 86 नंबर की अमेंडमेंट हुई थी उसके द्वारा जो है इसको अब जो है वो मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को, और इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वैसे ये 45 के अंडर था लेकिन अब इसको 21A के अंडर कर दिया गया है और एक तरह से मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये तो गैर न्यायिक था, ठीक है, और उसको अब मौलिक अधिकारों में रख दिया गया है तो वो न्यायिक अधिकार जो है वो बन गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है ये किस अनुच्छेद के अंदर आती है, ये आती है अनुच्छेद 44 के अंदर, ठीक है। 44 आर्टिकल जो है ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के ये रखा गया है, ठीक है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 44 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज को बढ़ावा देने का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है। अब पंचायती राज जो व्यवस्था है या प्रणाली है उसको बढ़ावा देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनमें ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये रखा गया है 40 में, ठीक है। अनुच्छेद जो 40 है, आर्टिकल जो 40 है उसके अंडर जो है वो पंचायती राज प्रणाली या व्यवस्था जो भी आप कह लो उसके लिए बढ़ावा देने का प्रावधान आर्टिकल 40 के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों, पंचायती राज व्यवस्था कह लो या ग्राम पंचायतों की स्थापना कह लो, ये भी अनुच्छेद 40 के अंदर ही आता है, ठीक है। तो पंचायती आपने यही याद रखना है कि जो भी पंचायती राज से रिलेटेड या ग्राम पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल है वो 40 ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डबल बार डाला है
कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ग्राम पंचायतों था और यहाँ पे पंचायती राज था, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हमने तो ग्राम पंचायत पढ़ा है, हमने तो पंचायती राज पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि आर्टिकल 40 ही है। अगर आपको पंचायती राज या ग्राम पंचायत के कुछ भी वर्ड जो है वो दिख जाता है और अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाता है तो आपने आर्टिकल 40 ही याद रखना है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में, उसके आर्टिकल नंबर 40 के अंडर आता है ग्राम पंचायत, ठीक है, वो आपने याद रखना है। ग्राम पंचायतों की स्थापना इसके अंडर आती है और इसको बढ़ावा देने का प्रावधान जो है वो भी इसी आर्टिकल के अंडर आता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है ये वर्णित है अनुच्छेद 51 में, ठीक है। अनुच्छेद जो 51 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये खत्म हो जाते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यहाँ पे, तत्वों का यहाँ पे अंत हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, ये आर्टिकल 51 की। इसमें क्या है? आर्टिकल 51 जो है इसमें अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं बात कर रहे हैं हम, अंतरराष्ट्रीय बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। वहां पर इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा की बात जो है वो कही गई है, ये आर्टिकल 51 के अंडर आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11th नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। तो 11th नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरीबी और असमानता से दूर करना, असमानता को दूर करना, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो गरीबी और असमानता को दूर करने का अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 38 है, ठीक है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि गरीबी और असमानता को हमने दूर करना है मिलकर, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके आर्टिकल नंबर 38 के अंडर आता है कि गरीबी और असमानता को दूर करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व जो है इनका क्रियान्वयन, क्रियान्वयन किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है, इनका क्रियान्वयन किस बात पर निर्भर करता है? केंद्र व राज्य सरकार की इच्छा पर, ठीक है, कि कैसे इनको निभाना है। इनमें केंद्र व राज्य जो है दोनों की जिम्मेवारी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल राज्य को सौंप दिया गया है, या ऐसा नहीं है कि ये केवल राज्य को ही ये अधिकार जो है वो ये प्राप्त है, ये केंद्र को ही अधिकार प्राप्त है। दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, दोनों की बराबर की इच्छा होगी, तभी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनका क्रियान्वयन अच्छे रूप से हो सकता है, अच्छे ढंग से हो सकता है। जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो ये केंद्र और राज्य दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन से ही संभव हो पाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? अब ये देख लीजिए कि हमने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा और अभी एग्जामिनर ने किस प्रकार इस क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ा, शायद हाँ 4th नंबर का ये क्वेश्चन था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया गया है कि जो राज्य के, भारत के संविधान के किस भाग में ये कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। ये विचार जो है ये कौन से भाग से लिया गया है, कौन से भाग में है? तो ये विचार है भाग नंबर 4। और भाग नंबर 4 क्या है संविधान का? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे संविधान के भाग नंबर 4 में कल्याणकारी राज्य का विचार है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है और क्वेश्चन वही है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है उसी को क्वेश्चन बना दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल एकदम से पेशेंस से जो है वो क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं। मेरे को पता है टाइम बहुत कम होता है, उस टाइम पे पेशेंस रखने का टाइम बहुत नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी आपने सोच समझकर क्वेश्चन के आंसर पे टिक करना है। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं और ऑप्शन हमें उस टाइम पे सेम ही दिखाई देते हैं सभी, लेकिन आपने फिर भी दिमाग लगा के सेम क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन में को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? अब कौन सा संवैधानिक संशोधन था? ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी अमेंडमेंट थी, ऐसा कौन सा संविधान
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसी कौन सी थी जिसको मिनी संविधान, ठीक है, मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहा जाता है। तो ये कौन सा है, ये है 42वां, यानी कि 42 नंबर की जो अमेंडमेंट थी, ये इसको कहा जाता है मिनी संविधान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे इसका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। ये 42 की जो अमेंडमेंट हुई थी, 42 नंबर का जो संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 1946 में, ठीक है, 1946 में ये संशोधन हुआ था। और इसको इसलिए मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन के जरिए बहुत सारे शब्दों को जोड़ा गया था, जैसे कल्याणकारी राज्य जोड़ा गया था, पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया था, बहुत सारे वर्ड्स थे जिनको जोड़ा गया था इस संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो हमारे संविधान में बहुत बार संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा संविधान जो है एक तरह से लचीला संविधान है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक जो आर्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल भी संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक आर्टिकल्स जो है उनको संशोधित किया जा सकता है। तो उसी तरह से ये संशोधन था 42वां संशोधन, जिसको कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन के द्वारा बहुत सारे अक्षर जो थे, बहुत सारे वर्ड्स जो थे वो जोड़े गए थे संविधान में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। 42 नंबर का 1976 में ये अमेंडमेंट हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था, ये याद रखना है। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 42वें नंबर की जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था, कौन से सन में हुआ था? ये 1976 में हुआ था और इसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, या मिनी संविधान इसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और इसको इसलिए मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ा गया था, बहुत सारे वर्ड्स को संविधान में ऐड किया गया था जो बच गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कि कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक ही भाग है, ठीक है, दोनों का एक ही भाग है। अब ये मौलिक कर्तव्यों के अंडर भी आ रहे हैं आर्टिकल, और नीति निर्देशक सिद्धांतों के यानी कि डीपीएसपी के अंडर भी आ रहे हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, सॉरी राइट्स नहीं, ड्यूटीज, कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, अधिकारों की नहीं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, उनके अंडर भी आ रहे हैं और डीपीएसपी के अंडर भी आ रहे हैं। तो कौन सा आर्टिकल है वो? दोनों का सेम ही आर्टिकल है, ये दोनों का सेम ही भाग है। ये है पर्यावरण का संरक्षण, और ये आता है आर्टिकल नंबर 51A का जी पार्ट, ठीक है। 51 आर्टिकल 51A का जी पार्ट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी आता है, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनके अंदर भी आता है। ये दोनों का ही भाग है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 51A और जी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपको 51 जो अकेला है वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो है वो कही गई है, और ए और जी जो पार्ट है ये है दोनों के अंडर आता है, ठीक है। इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण का संरक्षण करने की इसमें बात की गई है। और इस पर्यावरण संरक्षण का जो वर्ड है ये, इसको भी 42 नंबर की अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था संविधान के अंदर, ठीक है। जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा ही पर्यावरण का संरक्षण जो है इसको जोड़ा गया था 51AG के द्वारा, ठीक है। तो ये ड्यूटीज के अंदर भी आता है और डीपीएसपी के अंदर भी आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज का हमारा टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड, यानी कि डीपीएसपी जो है हमने पूरा ही लगभग पढ़ लिया है। इसके मेन जो फैक्ट थे या मेन जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सभी आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सीटेट की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी एक प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैंने ब्रीफली सभी क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से आपको ब्रीफली पढ़ाया हुआ है, ब्रीफली बताया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर सकते हो जाकर, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये प्लेलिस्ट जो है वो रहने वाली है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।